ये एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यवहारिक स्तर पर बहुत गहराई से काम करता है और इस गहराई पर हमें काम करने के लिए चाहिए सही जानकारी। पर इस गहराई को परोसने के लिए हम एक माध्यम हैं। आप सभी गुरुजन एक माध्यम हैं और हमारी सबसे बड़ी इसमें जो रोल आता है वो ये आता है कि हम किस तरह से चीज़ों को सिम्प्लीफाई करके उन सामने जो अभ्यर्थी हैं उनको वो चीज़ सिखा सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर सामने वाले को अगर वो फॉर्मूला समझ ही नहीं आया तो वो आपका ज्ञान जो आपके पास है वो सामने वाले तक नहीं पहुंचा। और यही हमारे जो वेद हैं, जो वैदिक परंपरा है हमारी, यानी वेद मतलब हमारा ईश्वरीय ज्ञान। तो इन्हीं वैदिक परंपराओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो वैदिक परंपरा है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे श्रुति माध्यम मतलब सुना हुआ ज्ञान, श्रुति माध्यम से ही ब्रह्म जी तक आया, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर इनको और सिंप्लीफाई किया गया उपनिषदों के अंदर और उनको और सिंप्लीफाई किया गया हमारे दर्शनों में। हमारे जो षट दर्शन हैं, हमारे जो आस्तिक दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, इन सभी दर्शनों के अंदर जो मार्ग बताए गए हैं मोक्ष के, यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने का जो रास्ता बताया गया है, उसी रास्ते के अभ्यास के लिए मैं आपके सामने आया हूं। जो मेरा विषय है व्यायाम और अभ्यास। व्यायाम तो आप सभी को पता ही है, लेकिन जो ये शब्द है अभ्यास, ये अभ्यास शब्द जुड़ा है शास्त्रों से। तो हम शास्त्रों का अभ्यास कैसे करें कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। मैं क्यों कह रहा हूं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य? मैं अगर किसी को ट्रीट कर रहा हूं या मैं किसी की बीमारी को ठीक करने का प्रयत्न कर रहा हूं योग अभ्यास से, चिकित्सा के रूप में, जो आज विश्व में मानी जा रही है, लेकिन अगर वो व्यक्ति या वो नारी जो अभ्यास कर रही है, अगर वो पूरे दिन परेशान रहेगी, रोएगी, किसी बात से आहत होगी, मन में उसके विचार त्रुटि वाले चल रहे होंगे, वो आहत होगी, तो उसके मस्तिष्क, उसके मन के अंदर जो विकार हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि जो मन की वृत्तियां हैं उनको दूर करना है हमें, तो उसके ऊपर उस आसन का, उस अभ्यास का असर नहीं आएगा। तो इसी चर्चा को लेकर मैं आया हूं कि हम इन शास्त्रों को सिंप्लीफाई करके व्यवहारिक जीवन में कैसे लाएं ताकि जन जागरण को इसका लाभ मिले। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो किताबों में ज्ञान है, अगर वो ज्ञान व्यवहारिक रूप में नहीं आएगा, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है कि शास्त्र और शक्ति, तो शास्त्र तो है हमारे पास, पर शक्ति हमें देनी है उस जन जागरण को, जो इसकी असल में भागीदारी होनी चाहिए उनकी। तो इसको समझाने के लिए मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं और इसी विषय के अंदर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ कि एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए एक शिशु है, वो पैदा होता है तो उसके अंदर वो ज्ञान है कि जो दूध पीना है तो उसको सक्शन पावर का ज्ञान है कि मैं खींचूंगा तो मैं उस दूध को ग्रहण कर सकता हूं। मैं उसको ये ज्ञान है कि मैं किस तरह से किसी चीज को निगल सकता हूं। उसको ये ज्ञान है कि मुझे सांस कैसे लेना है। उसको ये ज्ञान है कि मुझे पैर कैसे चलाने हैं और वो खड़ा होने के लिए, चलने के लिए आतुर रहता है। ठीक इसी तरह हमारे पास इसके अतिरिक्त बहुत सारे ज्ञान हैं जो हमारे चेतन अवचेतन मन के अंदर रहते हैं और इसकी जागृति के लिए ही दर्शन बनाए गए हैं। इसकी जागृति के लिए ही हमारे वेद हैं, जिससे हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकें। और इसी शक्ति को जागृत करने के लिए आज का जो मेरा विषय है व्यायाम और अभ्यास, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मैंने बताया कि उस बच्चे का शक्ति जो है उसके अंदर, उसका आईक्यू लेवल एक बच्चे का जन्म से ही बहुत ज्यादा है। अब वो आईक्यू लेवल उसके अंदर कहां से आया? ये बात कर रहा हूं मैं महर्षि पतंजलि जी के जो योग दर्शन उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने चर्चा की है अपने 4 पादों में कि जो हमारे संस्कार हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, इसका आपको आगे पता चलेगा कि जो हमारे संस्कार हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यानी कि एक मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की, वो जन्म जन्मांतर आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये महर्षि पतंजलि जी ने अपने सूत्रों में बताया है। तो उन्हीं संस्कारों को जो हमारे पिछले जन्म में भी रहे, वो सिद्धियां, वो अनुभव जो हमारे पास थे, उनको जागृत करना, वो शक्तियां उनको जागृत करना, ये हमारे शास्त्रों की शक्ति से हम कर सकते हैं। और इसी व्यवहारिक चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप ये समझिए कि जो हमारा शास्त्र है, उन शास्त्रों के आधार पर मैं आपके सामने, क्योंकि इन पूरे शास्त्रों को एकजुट करने के लिए हमें इनको चरणों में समझना होगा
और जो अभ्यास की मैं बात कर रहा हूँ, हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? क्योंकि मेरा आज एक बहुत व्यवहारिक पक्ष का एक टॉपिक है, तो हमें अभ्यास करना चाहिए अपने जो षट दर्शन हैं, उनके अंदर से निकले कुछ खास नियमों का। उनमें जो सबसे पहला नियम हमें दिया गया है, यानी कि कौन से षट दर्शन हैं हमारे? षट दर्शन हमारे हैं क्योंकि हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। षट दर्शन में हमारा वैशेषिक अपना शुरुआत होती है हमारी पूर्व मीमांस से, फिर उत्तर मीमांस, फिर हमारा वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन। तो इन सारे दर्शनों से हम कैसे ऐसे बिंदुओं को जन जागरण तक अभ्यास के लिए पहुंचाएं ताकि उनके जन कल्याण के लिए हम काम कर सके। तो सबसे पहला जो नियम हमारे निकलता है वो पूर्व मीमांस से निकलता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने वैदिक परंपरा के सबसे पहले चरण में यज्ञों की, क्योंकि यज्ञ जो है वो हमारे जो आसपास के वातावरण है, क्योंकि योगा इज द जर्नी फ्रॉम 100 टू 0, क्योंकि ये बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है आपको, और अंतर्मुखी बनकर यानी बहिरंग साधना बताया गया है महर्षि पतंजलि ने इसको। उसके बाद समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, फिर निर्भीक समाधि। खैर मेरा टॉपिक आज वो नहीं है, मैं अभ्यास और व्यायाम को लेकर आया हूँ आपके सामने। तो कैसे हम व्यवहारिक स्तर पर अभ्यास को ला सकते हैं, इन दर्शनों को, इन शास्त्रों को, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला मैंने बताया कि स्टेप आप यज्ञों का जो अनुष्ठान है उसे दोबारा शुरू करिए। यज्ञों का मतलब केवल आहुति देना मात्र नहीं है। यज्ञों का वो जो पूर्व मीमांसा है उसमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो सबसे पहला यज्ञ बताया गया है वो ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ के अंदर आपको संध्या बताई गई है, आपको सुबह शाम की संध्या बताई गई है, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं अगर, तो आप सुबह शाम की संध्या नहीं कर सकते, पर आपको 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का कुछ तो समय मिलता है। तो उस समय आप अपने मन में चिंतन जरूर करें, अपने अपने भीतर जाने का प्रयत्न करें, प्रत्याहार का आप अभ्यास करना शुरू करें, ताकि आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान सकें, क्योंकि हमारा विषय ही है कि शास्त्र और शक्ति। उस शक्ति के एहसास के लिए आपको अंदर उतरना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं कहूंगा कि देव यज्ञ। देव यज्ञ के अंदर आप हवन आदि करना शुरू करें। हवनों के अंदर जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण से जो हमारा उच्चारण वोकल कॉर्ड से होता है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब उस सकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब भी हम विचरण करते हैं, चलते हैं उस पूरे माहौल में, तो वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर आती है। और वो हमारे भीतर कैसे आएगी? क्योंकि फिजिक्स की एक थ्योरी है कि जो आपका कोलिजन थ्योरी जिसे हम पढ़ते हैं कि आप एक गेंद को दूसरी गेंद से टकरा दीजिए, तो वो अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देगी। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का। तो जब आप होम हवन आदि करते हैं तो आपके घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है, जो आपको इस अभ्यास में, इस योग अभ्यास में, इस व्यायाम और अभ्यास के शास्त्रों के अभ्यास में आरूढ़ होने में, अभ्यर्थी होने में सहायता करती है। तीसरा जो है पितृयज्ञ। मैंने देखा है कि मरणोपरांत लोग बड़े-बड़े उसमें अनुष्ठान करते हैं। पितृयज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि आपने मरणोपरांत उसके लिए कोई बड़े-बड़े पकवान बना दिए। पितृयज्ञ का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने आस-पास जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके गुरुजन हैं, आप उनका सम्मान करें। क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से आपके अंदर एक आदर, एक सम्मान का भाव पैदा होगा। आपके हृदय में झुकाव आएगा। जब झुकाव हृदय में आता है, तो कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वही झुकता है। तो वो झुकाव बहुत जरूरी है, जो अभ्यास आप अपने भीतर पाना चाहते हैं। इन 3 यज्ञों के अलावा जो चौथा यज्ञ है वो बलि वैष्णुदेव यज्ञ है, जिसके अंदर हम अपने जो भोजन निकालते हैं अपने खाने के भाग में से पशु पक्षियों के लिए, उन सब के लिए, ताकि उनकी जो प्रकृति है उनको भी हम सुधार सकें। और सबसे आखिरी जो यज्ञ बताया गया है वो अतिथि यज्ञ बताया गया कि आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप उनको आदर सत्कार दीजिए। ये सारे यज्ञ करने से आपके जो अंदर अभ्यास है शास्त्रों का, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों का अभ्यास बताया गया है पूर्व मीमांसा के अंदर। तो इन शास्त्रों के अभ्यास से आप अपने अंदर जो भी व्याधियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, उन सबको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बिंदु मैं आपको बताऊंगा इन दर्शनों में से जो मैंने चिन्हित किए हैं, और मुझे लगता है कि ये पांचों बिंदु अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो आप अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी व्यक्ति हैं वो अभ्यास किस लिए करना चाहते हैं? वो अभ्यास करना चाहते हैं कि हम खाएं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो,
हमें एसिडिटी ना हो, हमें वात तंग ना करे, हम सोने जाएँ तो हमें नींद अच्छी आए, हम जब सीढ़ियाँ चढ़ें तो हमारे घुटने खराब ना हो या उनमें दर्द ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम इन विषयों से थोड़ा और ऊपर उठकर इनके अभ्यास की तरफ सोचें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अपने वंश की बेल बढ़ाने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए, हम यहाँ पे सिर्फ जो है पैसे कमाने नहीं आए, हम सिर्फ सोने नहीं आए, हम क्या करने आए हैं? यही हमारे दर्शन, यही हमारा योग हमें सिखाता है। तो जो सबसे पहला बिंदु मैंने बताया, जो पूर्व मीमांसा हमारे पास आया, कि हमें यज्ञ आदि का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा बिंदु, मैं 5 बिंदु बताऊंगा आपको। तो दूसरा बिंदु हमारा आता है कि हमारे जो ज्ञान है, पंच तत्वों का ज्ञान, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी ओढ़िए, कुछ भी पहनिए, कुछ भी पी लीजिए, वो सब पंच तत्व निर्मित है। आप खुद पंच तत्व निर्मित हैं, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। लोग कहते हैं मैं बीमार पड़ जाता हूँ हर दूसरे दिन, हर मौसम का असर मुझ पर आ जाता है। असल में वो अपने तत्वों को बैलेंस नहीं कर पा रहा। हमारा शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला फिजिकल एंटिटी, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, और दूसरा बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी वात, पित्त और कफ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मैंने अमूमन सुना है बहुत से लोगों के मुख से कि कहते हैं कि मुझे पित्त हो गया, मुझे वात हो गया, मुझे कफ हो गया। लेकिन महानुभाव, वो कफ, वात और पित्त तो शरीर में ही है, और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि इसकी अनियमितता ही रोग है और इसकी नियमितता ही स्वास्थ्य है। तो आप अगर स्वास्थ्य चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो टिका हुआ है इसके ऊपर, लेकिन हमें ये समझना, अब ये वात अच्छा है, पित्त अच्छा है, कफ अच्छा है। वात से तो हम जिंदा हैं। वात 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्यान। अलग अलग भाग शरीर के ये कंट्रोल करते हैं। पित्त हमारे लिए अच्छा है, पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक, साधक। इसी तरह हमारा कफ भी हमारे लिए अच्छा है, जो 5 प्रकार के कफ है, क्लेदन, स्नेहन, अवलंबन। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। कफ स्टेबिलिटी देता है हमारे शरीर को। जितने भी रिएक्शंस हैं वो हमारे त्रिदोष ही कंट्रोल करते हैं। जो वात है वो हमें वाइटल एनर्जी देता है, वो हमारे शरीर में संचालन करता है, और जो पित्त है वो हमारे शरीर की रासायनिक गतिविधियों और पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है। तो ये तो अच्छा है। मैं अभी सुन रहा था, किसी ने कहा कि तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, पर मैं तो कहता हूँ स्ट्रेस अच्छा है हमारे लिए। स्ट्रेस के कारण मैं जूम पर आज लॉगिन कर चुका था 20 मिनट पहले। स्ट्रेस के कारण हमारे बच्चे समय पर जाते हैं स्कूल। स्ट्रेस के कारण ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा है, पता है अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी। स्ट्रेस के कारण एटम्स के 2 भाग मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। स्ट्रेस के कारण सीमेंट के छोटे छोटे कण मिलकर इतना बड़ा फ्लाईओवर बना देते हैं जिस पर भारी से भारी ट्रक चला जाता है। स्ट्रेस एक सीमा तक अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि वात, पित्त और कफ जब तक नियमित हैं, तब तक आपके अंदर स्वास्थ्य है। उनकी अनियमितता ही रोग है। तो शरीर के अंदर कुछ भी है, अगर वो नियमित आप रखेंगे तो आपके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। और आज मेरे आने का मकसद ही यही था कि मैं इन शास्त्रों के ज्ञान को इतना सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करूं कि हम इसको व्यवहारिक स्तर में लाएं। हम चर्चाएं करते हैं, हम सब करते हैं, पर ये चर्चाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब सुनने वाले इसका अभ्यास नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग पूछते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, गुरु कुछ बताइए। मैं उनको बताता हूँ, 10 दिन बाद पूछता हूँ तो पता चला कि दर्द तो वही है। अभ्यास किया आपने? बोले सर अभी तो नहीं किया। अरे भाई अभ्यास करो ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा जो विषय है कि व्यायाम और अभ्यास, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो जो दूसरा मैं आपको नियम बता रहा हूँ, पहला नियम यज्ञ का बताया, दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ कि आपको स्वाध्याय ज्ञान होना चाहिए आपके पंच तत्वों का। आपको ज्ञान होना चाहिए त्रिदोषों का। आपको पता होना चाहिए कि जल शरीर में क्या करता है। हमारे शरीर में मैक्सिमम अमाउंट जल का है। हम पानी कम पिएंगे तो हमें अलग तरह के रोग आएंगे। अगर हमारा पृथ्वी तत्व वीक होगा तो हमारे अंदर धातु रोग आएंगे। अगर हमारे अंदर आकाश तत्व वीक होगा तो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व वीक होगा तो हमारे रिप्रोडक्टिव, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक गलत असर आएगा। तो इन सारी चीजों को हम संयमित कैसे करें, इसकी जानकारी हमें चाहिए। और दूसरी बात कि इन्हीं तत्वों के ऊपर हमारा जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, ये निर्भर करता है। जिस तरह हमारी आज की चर्चा इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करती है, इंटरनेट स्पीड होगी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जो हमारे जो 5 तत्व हैं, इन्हीं पर निर्भर करता है कि हमारे त्रिदोष कैसे रहेंगे,
आप पित्त खाते थोड़ी हैं, आप वात थोड़ी खा रहे हैं। वात तो चलो सांसों से आ रहा है, आप कफ थोड़ी खा रहे हैं। वो कहाँ से आता है? वो आता है आपकी डाइट से। डाइट कहाँ से आती है? पंच तत्वों से। जल, कैसा पानी आप पीते हैं? आप स्वच्छ पानी पीजिए। कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? न जाने क्या-क्या मिलाकर पी रहे हैं उसके अंदर। क्यों भाई? क्या ज़रूरत है उसकी? तो आपको जो यथा स्वरूप है भोजन का, उस यथा स्वरूप को अपने शरीर में ले जाना अब शुरू करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि जो कंपनियां पहले सरसों के तेल और नमक को इस्तेमाल करने पर इस समाज को गवार बताती थी, आज वही कंपनी साल्ट के नाम से बेचती है, वेद शक्ति के नाम से बेचती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे मालूम चल गया है कि ये जान चुके हैं कि वेदों की शक्ति सर्वोपरि है और सबसे बड़ी है। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करें। हम पानी साफ पिएं, हम जो भी खाना खाते हैं उसे ऑर्गेनिक रखें ज्यादा से ज्यादा। हम थोड़ी देर आकाश में जरूर निकलें। लोग भोजन करने के बाद मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, भोजन करने के बाद जो है लेट जाते हैं वापस। क्यों? उनको आकाश में निकलना चाहिए 15 मिनट बाद, क्योंकि हमारा शरीर भी सांस लेता है इन छिद्रों से। हमारे शरीर में जो पोर्स है वो भी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। वो आकाश तत्व हमारा मजबूत हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए आज जो व्यक्ति हैं वो छोटी सी आहट से भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका आकाश तत्व कमजोर हो चुका है। तो उनको जरूरत है कि वो खुले आकाश में कम से कम 15 मिनट एक शांत मन से बिना मोबाइल के बाहर निकलना शुरू करें। आकाश तत्व स्ट्रॉन्ग करने का ये तरीका मैंने बताया। वायु तत्व के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करिए। आपके पास कितने सारे प्राणायाम की क्रियाएं आज योग के अंदर विद्याओं में है। आप अनुलोम विलोम, उज्जयी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, आप जो है आप मुद्रा बंदों का अभ्यास शुरू करें, ताकि आपके अंदर की शक्तियां जागृत हो। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि संस्कार हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, पर वो ज्ञान हम तब जागृत कर पाएंगे जब हमारी जो अंदर जाने की प्रवृत्ति है, यानी जर्नी ऑफ योगा इज फ्रॉम 100 to 0। जब आप अंदर उतरना शुरू कर देंगे तब आप उसे एक्सप्लोर करके खोल सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर काम करने से ही आप इस जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने शास्त्रों के आधार पर आपको 2 नियम बताए। पहला यज्ञ का नियम बताया। देखिए, मैं मंत्रोच्चारण का इसमें नहीं कोई भी अभ्यास करवा रहा, ना मैं श्लोक पढ़ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा विषय बहुत अलग है। मेरा विषय है व्यायाम का, मेरा विषय है अभ्यास का। तो मैं अभ्यास को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शास्त्र इतने सिंप्लीफाइड लगने लगे जन साधारण को कि वो इसका अभ्यास आज से ही शुरू करने लगे। उसको ये ना लगे कि अरे ये तो बहुत कठिन है, कैसे किया जाएगा। यज्ञ का मैंने तरीका बताया बहुत सरल तरीके से। मैंने पंचतत्वों को बताया ताकि सामने वाला उसको समझ सके, उसके अभ्यास को शुरू कर सके। 1%, 2%, 5%, 50% कुछ तो शुरुआत वो करेगा। तीसरा जो नियम मैं आपको बताऊंगा वो नियम है आपकी 11 इंद्रियों का, यानी कि 5 आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 जो आपका मन है। ये सबसे दुष्ट है, यही नचाता है आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको दुष्ट? ये दुष्ट भी है और ये हमारा दोस्त भी है। वो कहते हैं ना कि इंटरनेट इज अ कर्स और बूम। तो वो आपके लिए अभिशाप बनेगा। आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं वो निर्भर करता है। तो ठीक उसी तरह ये मन हमारे लिए अच्छा बुरा कैसे है, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है, जो गाड़ी का मटेरियल है वो है आपका स्थूल शरीर। स्थूल मतलब पंच तत्व निर्मित, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। जो उसमें बैटरीज पड़ी हुई हैं वो करण शरीर है, वो आत्मा का प्रतीक है। यानी कि वो निकाल दो तो गाड़ी नई की नई खराब सी नजर आएगी, वो लगेगी चलेगी पर वो चलती नहीं है। और जो आप रिमोट कंट्रोल की स्टिक चलाते हैं ये मन है, रिमोट कंट्रोल की गाड़ी है। उस स्टिक को नचाने से वो जो स्थूल भूत है वो अपना जो कर्तव्य है वो शुरू करता है। जो सूक्ष्म शरीर है यानी कि जो मन है वो बहुत तेज है। तो हमें मन को कैसे संयमित करना है यही हमारे दर्शनों में बताया गया है। यही क्योंकि जो वृत्तियों का नाश है उसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है जो हमारे दर्शन है, और आसनों का भी एक उसमें अहम भाग दिया गया है। पर जिस तरह नॉमेनक्लेचर साइंस के अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसे ही आसन भी एक छोटा सा टॉपिक है। योग बहुत बड़ा है, योग शास्त्र बहुत बड़ा है। तो योग शास्त्रों के आधार पर मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ। मैंने आपको 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की, मैंने 5 आपको कर्मेंद्रियों की बात की, मैंने आपको ये बताया कि मन क्या है, मन को कैसे काबू किया जाए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें विचार आ जाता है और हमें विचार तंग करते हैं। तो मैं उनको साफ एक बात समझाता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने विचारों को
फीड कराना बंद करें। आपने मान लीजिए कोई डॉग पाला है बाहर गली का, आप उसको रोज रोटियां डालते हैं, आप उसको 1 दिन डालेंगे, 2 दिन डालेंगे, 3 दिन डालेंगे, महीना भर डालेंगे, वो महीने भर बाद जब आप उसको रोटी डालना बंद करेंगे, वो जाएगा नहीं वहां से। आप उसको फीड करा रहे हैं, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाए कि मालिक अब मुझे भोजन देने वाले नहीं है। ठीक उसी तरह जब तक आप अपने विचारों को, उन विचारों को जो आपके अवचेतन मन में बैठ चुके हैं, आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपको तंग कर रहे हैं, आप उन पर काम करना बंद करें। कैसे काम किया जाता है उन पर? उनको समय देकर। आप उन विचारों को बड़ा कर देते हैं उनको समय देकर। आप उनको सबसे पहले तो बड़ा करना बंद करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आप अपने अंदर एक ऐसा सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे जो आपके संयम पर, आपके कंट्रोल पर और अभ्यास वैराग्य पर काम करेगा। अभ्यास वैराग्य मैंने क्यों कहा? क्योंकि यही तरीका बताया गया है हमारे योग शास्त्र में कि हम अभ्यास वैराग्य से ही अपने जो मन है अपने उसको शांत कर सकते हैं, उसकी वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति और इस तरह की लाखों चीजें बताई गई हमारे शास्त्रों में, पर मैं अपने विषय पर ही आरूढ़ रहता हूं ताकि मैं इस पर भटकूं नहीं। तो मैंने आपको तीसरा बताया कि आप अपनी इंद्रियों पर संयम करें। आप जब ध्यान आदि करते हैं तो जो आपका स्पर्श है, वो हवा का स्पर्श है चाहे, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको उससे विड्रॉल करना है। आपको गंध है उससे विड्रॉल करना है, सेंसेस विड्रॉल करने हैं। आपको जो अपना स्वाद है उसको विड्रॉल करना है। आपको जो अपने सुनने की शक्ति है उसको विड्रॉल करना है। आपको अंदर का नाद सुनना है। जब आप अंदर के नाद को सुनना शुरू करेंगे तब आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे और अंत में उस नाद को भी आपको त्यागना पड़ेगा, तब आप समाधि को प्राप्त होंगे। ऐसा योग शास्त्र में बताया गया है। खैर आप शुरुआत तो इंद्रियों से करें कि आप अपने त्वचा, अपने स्वाद, अपने अपने कानों पर जो ध्वनि है उन सब पे संयम पाना शुरू करें। तो हमारे शास्त्रों से ही मैं ये तीनों चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन इंद्रियों पर संयम पाने के लिए वैशेषिक दर्शन के अंदर बहुत ही गहराई से हमारे द्रव्यों और गुणों के बारे में बताया गया है और उसमें विशेष गुण के बारे में भी बताया गया है, जिसके कारण इसे वैशेषिक दर्शन बताया गया है। इन 3 बिंदुओं के अलावा जो चौथा बिंदु है, और इसकी चर्चा प्रवीण मेहता जी, मैं बहुत तारीफ करूंगा, आपने इसकी चर्चा की, मैं बहुत खुश हुआ आपने जब इस बात की चर्चा की कि जो, क्योंकि जब ये सारे सूत्र लिखे गए थे तब मोबाइल फोन नहीं था, तब टच स्क्रीन वाला फोन नहीं था, तब शरीर अलग होते थे, डाइट अलग होती थी। अब आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इस बात से बहुत खुश हुआ था कि जब हमारा जो भोजन है वो मुख से शुरू होता है, जो डाइजेशन है, पर उस डाइजेशन की प्रिपरेशन भोजन जब सामने आ जाता है उससे भी पहले हो जाती है। क्यों? अगर आपको उसकी गंध आनी शुरू हो गई है तो आपके सलिवरी ग्लैंड्स काम करना शुरू कर देंगे। आपके सामने भोजन आ जाए और आपको सलिवरी ग्लैंड्स काम ना करें तो आपको भोजन उस समय ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एंजाइम्स, हमारे जो एमाइलेज और पेटाइलिन है, अगर मैं यौगिक भाषा में कहूँ, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 12th मेडिकल से किया है, मैंने बैचलर्स किया है फिजिकल साइंसेस के अंदर, मैं बैचलर्स कर चुका हूँ फिजिकल एजुकेशन में, मैं पीजी डिप्लोमा कर चुका हूँ योगा नेचुरोपैथी में, मैं मास्टर्स कर चुका हूँ योगा के अंदर, योगा एंड प्रेक्षा मेडिटेशन के अंदर। इसके अलावा मैं खुद जो है नेशनल चैंपियन रहा हूँ स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैं खुद फाउंडर मेंबर रहा हूँ, जहाँ सेवाएं मैंने शुरू कराई, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स। तो ये सारा जो अनुभव है, ये सब जो विज्ञान है उसके साथ मिलकर ये जो स्तर पर आया है, ताकि जन जागरण को इसका जो है लाभ मिले। तो बाधक तत्व की मैं बात कर रहा था कि आपका सबसे बड़ा बाधक तत्व आज मोबाइल फोन और टीवी है, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए भोजन खाते हैं तो आपके सलिवरी ग्लैंड्स काम नहीं करते, आपके जो अंदर के एंजाइम्स है वो काम नहीं करते, डाइजेशन काम नहीं करता। ये एक ऐसा विषय खाली है जो योग शास्त्र से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि आज के शरीर के हिसाब से कौन सा अभ्यास होना चाहिए। हम जो योग अभ्यास कर रहे हैं, आप किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत है शरीर में, तो वो तो यथास्थिति जो होनी चाहिए आसन की, उसका अभ्यास तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो सही तरह योगा पोस्चर इज ऑल अबाउट engaging your right type of muscles in a single posture. If you are able to engage your right type of muscles in a single posture, you will get benefit of each and every asana. If you will not engage your right type of muscles in a single posture, you will not get the benefit of each and every asana in a good way. तो बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों पर भी काम करना शुरू करें। और पांचवा विषय जो हमारा है, चार्जर
पांचवा विषय जो हमारा है वो अष्टांग योग का है। यानी कि जो पांचवा भाग मेरे पास आया, क्योंकि मेरा जो विषय था वो मैंने आपको बताया कि मेरा विषय है आपका व्यायाम और अभ्यास। तो व्यायाम और अभ्यास के विषय के अंदर जो मेरा पांचवा पार्ट है वो आ गया आपका अष्टांग योग का। तो अष्टांग योग के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया बाकी गुरुज द्वारा, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि आपके जो यम नियम इंद्रेश आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो हमारा योग अभ्यास है, इट्स अ जर्नी फ्रॉम 100 to 0। तो आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने का जब प्रयास करेंगे, तब आप ये जानिए कि आपने योग अभ्यास में विद्या को शुरू कर लिया है। और महर्षि पतंजलि ने भी जब इसको समझाया है, तो शुरुआत में उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को अलग रखा है, धारणा ध्यान समाधि को अलग रखा है, और इसको बहुत गहराई से समझाया है कि किस तरह से हम इस अभ्यास को आरूढ़ हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे सिंप्लीफाई करके 5 बिंदुओं को रखना है, तो जो मेरा विषय अभ्यास और व्यायाम का है, उसमें मैं आसनों की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि योग अभ्यास करने से पहले, आसन करने से पहले बेसिकली जो 8 लिम्स अष्टांग योग के बताए गए हैं, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी कि जब आप बाहर से अंदर आएंगे, यम में हो गया आपका अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये एक्सप्लेन हो चुका है, तो मुझे लगता है इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वरीय प्रणिधान। तो आप जब यम और नियम का अभ्यास करते हैं, तो यम और नियम के अभ्यास के पश्चात आप जब आसनों की तरफ बढ़ते हैं, तो आसनों के अंदर मैंने एक लाइन अभी बोली थी कि आसन इज ऑल अबाउट एंगेजिंग योर राइट टाइप ऑफ मसल्स। सो इफ यू आर नॉट एबल टू एंगेज योर राइट टाइप ऑफ मसल्स, मान लीजिए मुझे इस मांसपेशी को ताकत देने के लिए अभ्यास करना है। अब लोग जब अभ्यास करते हैं तो उनको प्रेशर कहाँ आता है? सर्वाइकल के ज्वाइंट पर। तो हमारी ये विद्या यहाँ काम आनी चाहिए कि हम किस तरह से इस मांसपेशी पर जोर एक सकारात्मक रूप से डालना शुरू करें, ताकि इन मांसपेशियों का जो पेरिस्टालसिस है, दिस इज द बेसिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो इफ यू कैन इंप्रूव द पेरिस्टालसिस ऑफ द बॉडी, यू कैन गेट दैट फिटनेस लेवल। तो आपको सबसे पहले ये देखना है अभ्यास में, क्योंकि व्यायाम मेरा विषय है, व्यायाम करने से पहले आपको पूरी जानकारी देनी है। मुझे याद नहीं कि किस पार्टिसिपेंट ने कहा कि जो गुरु है वो भी ज्ञान में होना चाहिए और शिष्य को भी जो सीखने की आरूढ़ता है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका गुरु आपके शरीर के हिसाब से, क्योंकि योग जो बनाए, क्योंकि तब मोबाइल स्क्रीन नहीं थे जब सूत्र लिखे गए, इसी तरह तब इतनी प्रॉब्लम्स लोअर बैक की और गर्दन की नहीं थी जो आज आ गई हैं। तो आज जरूरत है कि हम ऐसा योग अभ्यास अपने अभ्यर्थियों को कराएं जिससे उनके शरीर को वो सूट करे, क्योंकि एक ही स्लिप डिस्क का केस दोनों को भुजंग आसन सूट नहीं करेगा, दोनों को मरकट आसन सूट नहीं करेगा। क्योंकि व्यायाम के अंदर आसनों के नाम बताने के लाभ नहीं है कि मैं आसनों के नाम गिनवाना शुरू करूं तो उससे हमारे श्रोताओं को या जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको फायदा होगा। हमें यह जानना है कि चाहे व्यायाम हम किसी भी तरह का करें, लेकिन उस व्यायाम को करते समय हमें क्या महसूस करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये चर्चा हमें करनी है ठोस, ताकि उनको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की संशय ना हो किसी भी व्यायाम के करते समय। तो हमेशा अपने गुरु से पूछिए कि किस तरह की मांसपेशी, हमारी पेक्टोरल मसल्स, हमारा ट्राइसेप, हमारा ग्लूट, हमारा क्वाड्रिसेप, हमारा ट्राइसेप, हमारा किस तरह की मांसपेशी किस आसन में ज्यादा एंगेज होनी चाहिए। अगर आपकी वो मांसपेशी एंगेज नहीं हो रही है, तो जरूरत है कि आप अपने गुरु से बात करें। जब भी आप व्यायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपके जोड़ों में कभी भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि बायोलॉजी लैब के अंदर कंकाल हमेशा टांगा जाता है, खड़ा नहीं होता। कभी आपने देखा है कि कोई कंकाल खड़ा है अपने आप छाती ताने? नहीं देखा। तो इसका मतलब ताकत कौन दे रहा है हमें? जो शक्ति की हम बात कर रहे थे, वो आध्यात्मिक शक्ति की तो मैंने बात कर ली। मैंने शास्त्रों से जो अर्जित करनी है शक्ति, उसके नियम बताए। अब मैं बता रहा हूं कि व्यायाम के बारे में। तो आप ये देखिए कि वो कंकाल अपने आप खड़ा नहीं हो पा रहा, तो कौन दे रहा है ताकत उसे? मांसपेशियां। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि एंगेज योर राइट टाइप ऑफ मसल्स इन अ सिंगल पोस्चर। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियों का जो पेरिस्टालसिस है वो इंप्रूव होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है हर शरीर के अंग की वो इंप्रूव होगी। मैंने बहुत से गुरुओं को कहते सुना है कि आप मंडूक आसन करेंगे तो आपका पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा। पर मुझे हंसी आती है इस बात को सुनकर कि भैया एक्टिवेट तो वो है, हमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है।
अगर वो काम करने के लिए अब उतना सक्षम नहीं रहा, तो अब ज़रूरत है कि हम उसे उतना सक्षम बनाएँ, ऐसे योग अभ्यास से, जिससे उसके उन अंगों पर, उन ऑर्गन्स पर हम एक सकारात्मक असर डाल पड़ें। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब हमारे अमीनो एसिड्स पर काम करते हैं। अगर हम उस सेल्युलर लेवल तक, क्योंकि सेल का काम होता है कि हमारे मैसेंजर आरएनए को और कन्वर्ट करके वो आगे और प्रोटीन सिंथेसाइज करे, जो आगे हमारे डाइजेशन, हमारे डिफेंस, हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हर चीज में अमीनो एसिड्स काम आ रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर बनाए जाते हैं जो। तो वो कब क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं ग्लूकोज जल रहा हमारे सेल्स के अंदर? क्यों डायबिटीज इतनी ज्यादा है? क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं एंटर कर पा रहा? क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। अगर आप पेचकस को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके दांत घिस जाएंगे। ठीक उसी तरह सेल्स का भी तरीका है। अगर आप बहुत ज्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड फूड देंगे, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाने को देंगे, तो उसको जलाने के लिए ताकत तो आपको लगानी पड़ेगी ना। तो वो ताकत आपने तो लगाई नहीं, आपने ना खाना चबाया, आपने टीवी देखा, एंजाइम्स नहीं मिले, तो वो एक्स्ट्रा काम हमारी नस नाड़ियों, हमारे एंजाइम्स, हमारे एसिड, हमारे कफ, हमारे वात और हमारे सेल्स को करना पड़ा। यानी जिस सेल को जो सफाई करनी थी, आपने क्षमता से ज्यादा उससे वो काम करवाया। जिन सेल्स को मेटाबॉलिज्म करना था, आपने जरूरत से ज्यादा उसको काम करा। जनरेटर को आप पूरी रात चलाए रखो, वो गर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं इन सारी विद्याओं से। एक और टॉपिक आया इसी के अंदर हमारे ही बीच की, जो भोजन है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर होना चाहिए। और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि आज जो 2020 है, हम कितना ही प्रयत्न करें पर बाहर का खाना थोड़ा बहुत होता है सभी का। तो अब हम इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में आपको बैलेंस करना चाहिए। मान लो आपने एक दिन बाहर शादी में खाना खाया या आप बर्थडे पार्टी में गए, क्योंकि आप समागमों में जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि जो योग के समागम हो रहे हैं उनमें भी समोसे और कचौड़ियां परोसी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल हैं। तो कम से कम ऐसे आयोजनों में तो हमें इन शुरुआत करनी चाहिए कि हम एक सात्विक भोजन की परंपरा को बढ़ाएं। तो आपने मान लीजिए किसी दिन आपने वो राजसिक या तामसिक भोजन खाया भी है, तो आप उसे अगले दिन बैलेंस जरूर करें। और जो तामसिक भोजन है, जो सड़ा हुआ क्यों बोल रहा हूँ? उसमें खमीर उठाया गया है, जो जैसे ब्रेड हो गया आपका बंद पैकेट का कुछ भी हो गया जो आप खाते हैं, सबसे पहले तो उसे बंद करिए। सब्जी को दोबारा गर्म करना बंद करिए। थोड़े मसाले युक्त भोजन तो देखिए करते हैं आप सभी, वो तो मैं समझता हूँ, तो उसको आप बैलेंस करिए। एक दिन आपने हैवी खाया है, तो आपको बैलेंस जरूर करिए। और व्यायाम के अंदर आप अपने शरीर के आंतरिक स्थिति को, क्योंकि आपको वात, पित्त और कफ अगर नियमित रखने हैं, तो आपको ना केवल आसन बल्कि षट कर्म की तरफ भी बढ़ना चाहिए। षट दर्शन से आए हमारे 5 नियम जो मैंने बताए। सबसे पहला बताया यज्ञ, उसके बाद मैंने बताया आपको यज्ञ के बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद बताया मैंने स्क्रीन टाइम के बाद बताया मैंने आपको अष्टांग योग का अभ्यास, अष्टांग योग के बाद बताया मैंने बाधक तत्व। तो ये जो 5 नियम मैंने बताए आपको, जो आपके षड दर्शन है उनमें से, वैदिक परंपरा से, जिसे हम आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हमें षट कर्म की यानी 6 नित्य कर्मों का भी अभ्यास एक गुरु के सानिध्य में जरूर करना चाहिए, ताकि हम वात, पित्त और कफ को नियमित रख सकें। क्योंकि मेरा विषय व्यायाम और अभ्यास है, तो अब मैं व्यायाम के बारे में ही बोल रहा हूँ। और व्यायाम के अंदर ही योगिक व्यायाम की मैं बात करूंगा। योग की विधाओं में कैसे व्यायाम की स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। तो आप षटकर्म का अभ्यास किसी गुरु के सानिध्य में जरूर शुरू करें। आप नेचुरल चीजों का सेवन शुरू करें और अपने शरीर को आज वादा लें कि मैं इन 5 नियमों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। क्योंकि इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने का प्रयत्न किया, ताकि जो जन जागरण है, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्होंने, और सुधीर लाल जी ने, जो हमारे ऑफिशिएटिंग हेड हैं, उन्होंने इसका आयोजन करने का मकसद ही यही था कि ये एक अच्छी चर्चा हम इस अच्छे प्लेटफॉर्म पर कर सकें। और जो ज्ञान सबके पास है उनके, क्योंकि ज्ञान रखने से नहीं बांटने से बढ़ता है, तो इस ज्ञान की विद्या को हम आगे ले जा सकें और आपस में बांट सकें। इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, और शुक्रिया।